न्याय में देरी न्याय से वंचित है, लेकिन नबी नारायण ने कभी हार नहीं मानी। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम नबी नारायणन की जीवनी लेकर आए हैं। एसबी नबी नारायणन एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर है जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो में काम किया। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने पहले PLLV में इस्तेमाल किए गए विकास इंजन के लिए फ्रेंच से तकनीक हासिल की थी, जिसे भारत ने पहले ही प्रयास में लॉन्च किया था। इसका परीक्षण के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता थी। बजट को बचाने के लिए नबी नारायण और उसकी टीम ने पहले प्रयास में विकास इंजन को पूर्ण रूप से काम करने के लिए कड़ी मेहनत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में वह क्रायोजेनिक्स डिवीजन के प्रभारी थे। 1994 में उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ आरोपों को अप्रैल 1996 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा खारिज कर दिया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर केरल सरकार को अपनी जांच जारी रखने से रोक दिया था। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय दीपक मिश्रा की पीठ के माध्यम से नारायणन को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। हालांकि केरल सरकार ने उन्हें 1.3 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। फिल्म रॉकेटरी द नबी इफेक्ट उनके जीवन पर आधारित, जो अभिनेता RR माधवन द्वारा अभिनीत और निर्देशित है, और इसे रिलीज किया गया था 1 जुलाई 2022 को। नबी नारायण जी का जन्म 12 दिसंबर सन 1941 को त्रावणकोर जिला कन्याकुमारी की तत्कालीन रियासत के नागरकोविल में एक तमिल परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा DVD हायर सेकेंडरी स्कूल नागरकोइल से पूरी की। उन्होंने त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मदुरई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। मदुरई में डिग्री हासिल करने के दौरान नबी ने अपने पिता को खो दिया। उनकी 2 बहनें थीं। जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी मां बीमार हो गई। नबी ने मीना नाम्बी से शादी की। दंपति का एक बेटा था जो एक बड़ा व्यापारी है और एक बेटी गीता अरुणन जो बेंगलोर में एक मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षक है। मदुरई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के बाद नारायण ने 1966 में इसरो में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर तकनीकी सहायक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने नासा फेलोशिप अर्जित की और 1969 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने प्रोफेसर लुईग क्रोको के तहत रासायनिक रॉकेट प्रणोदन में अपना मास्टर्स का कार्यक्रम पूरा किया। वह ऐसे समय में तरल प्रणोदन में विशेषज्ञता के कारण भारत लौटे जब भारत रॉकेटरी अभी भी पूरी तरह से ठोस प्रणोदक पर निर्भर थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि उन्हें तरल प्रणोदक तकनीकी पर साराभाई को शिक्षित करना था। 1974 में सोसाइटी यूरोपियन डी प्रोपल्स ने इसरो से 100 मानव वर्ष के इंजीनियरिंग कार्य के बदले वाइकिंग इंजीनियर प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की। यह स्थानांतरण 3 टीमों द्वारा पूरा किया गया था और नारायणन ने 40 इंजीनियरों की टीम का नेतृत्व किया जिन्होंने फ्रेंच से प्रौद्योगिकी अधिग्रहण पर काम किया। अन्य 2 टीमों ने भारत में हार्डवेयर के स्वदेशीकरण और महेंद्रगिरी में विकास सुविधाओं की स्थापना पर काम किया। विकास नाम के पहले इंजन का 1985 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसरो की आंतरिक रिपोर्टों ने नारायणन के अनुकरणीय संगठनात्मक और प्रबंधकीय कौशल पर प्रकाश डाला, लेकिन अपनी टीम के काम के साथ साथ एक निजी व्यवसाय चलाने के उदाहरणों के लिए खुद को श्रेय लेने की उनकी प्रवृत्ति को नोट किया। 1982 में सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा एक जांच बाद में हटा दी गई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में तैनात केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल इकाई के कमांडेंट के रूप में RB श्रीकुमार ने नारायणन द्वारा निविदा हेरफेर के आरोप की जांच की थी। 1994 में उन्होंने केरल पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी के 1 महीने पहले स्वैच्छिक इस्तीफे का अनुरोध प्रस्तुत किया था।
26 जनवरी 2019 को उन्हें विकास विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन पर 30 नवंबर 1994 को नबी नारायण को केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की एक टीम द्वारा कथित जासूसी की जांच के हिस्से के रूप में गिरफ्तार किया गया। एक सहयोगी द्वारा वीडियोग्राफ किए गए बयानों के आधार पर उन्हें और नारायणन ने रॉकेट के चित्र और दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए धन प्राप्त किया। 2 मालदीव की महिलाएं मरिया रशीदा और फैजिया हसन को इंजन, जिनके जासूस होने का संदेह था, दिसंबर 1994 में मामले का केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित करने की मीडिया में और केरल में विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की गई। सीबीआई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के अंगूठे के नीचे देखा गया था और जांच में नामित कई लोग राव और केरल के तत्कालीन प्रधानमंत्री करुणाकरन के करीबी थे। नारायण 25 दिन जेल में रहे। उनका दावा था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, जिन्होंने शुरू में उनसे पूछताछ की चाहते तो वह इसरो शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाते। उन्होंने आरोप लगाया कि आईबी के 2 अधिकारियों ने उन्हें एई मुथु नायम, उनके बॉस, और लिक्विड एलपीएससी के तत्कालिक निदेशक को फंसाने के लिए कहा गया था। वह कहते हैं जब उन्होंने पालन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें तब तक प्रताड़ित किया गया जब तक वह गिर नहीं गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। वह अपनी मुख्य शिकायत फिर कहते हैं सेंट इसरो यह है उनका कोई समर्थन नहीं किया कि कस्तूरी रंगन, जो इस समय इसरो के अध्यक्ष थे, ने कहा कि इसरो एक कानूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि सीबीआई के निदेशक विजय रामा राव ने उन्हें 8 दिसंबर को जेल में उनसे मुलाकात की स्थानांतरित किया गया। जब उन्होंने निदेशक को समझाया कि रॉकेट और इंजन के चित्र वर्गीकृत नहीं थे, उन्होंने लिखा कि सीबीआई जांच में सोचा कि इस मामला को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उससे बैठक में माफी मांगी। उन्होंने संबंधित मामले के पिछले आदेशों में केरल उच्च न्यायालय, जिसने पूछताछ के वीडियो देखे थे, ने यातना के आरोप को खारिज कर दिया और सभी सुरागों का पालन करने में सीबीआई की विफलता के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में कमियों पर ध्यान देने एक पुलिस अधिकारी एस विजयन द्वारा केरल उच्च न्यायालय में सौंपी गई रिपोर्ट की चुनौती और लगातार राजनीतिक दबाव के बीच केरल सरकार ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को पहले दी अनुमति को रद्द कर दिया और केरल पुलिस को आदेश दिया कि इसे फिर से उठाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने अप्रैल 1998 में यह कहते हुए इसे रोक दिया। सीबीआई ने पाया कि कोई मामला नहीं बनता और केरल सरकार को नारायण सहित प्रत्येक आरोपी को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया। सितंबर 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार के खिलाफ अंतरिक्ष अनुसंधान में नारायण के विशिष्ट करियर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक यातनाओं के साथ साथ उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए सख्ती से बिल पारित किया। उनके खिलाफ आरोपों को खारिज करने के बाद 2 वैज्ञानिकों शशि कुमार और नारायणन को तिरुवनंतपुरम में से स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें डेस्क जॉब दिया गया। 2001 में एनएचआरसी ने केरल सरकार को उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया और 2001 में वह सेवानिवृत्त हुए। केरल उच्च न्यायालय ने सितंबर 2012 को एनएचआरसी इंडिया में एक अपील के आधार पर नबी नारायण को 10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि का भुगतान करने को आदेश दिया। तिरुवनंतपुरम में नरेंद्र मोदी और नारायण के बीच एक बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 के भारतीय आम चुनाव के लिए अपने अभियान में मामला और विशेष रूप से श्री कुमार द्वारा नारायणन के इलाज को उठाया गया। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नारायण की दुखद गिरफ्तारी और कथित यातना की जांच के लिए एक पैनल नियुक्त किया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने श्री नारायण को पुरस्कार भी दिया। इन सभी वर्षों में मानसिक क्रूरता के लिए मुआवजे के रूप में उन्हें 50 लाख रुपए मिले। उसी महीने तत्कालीन भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पद्म पुरस्कारों के लिए
नारायण के नाम की सिफारिश की। जनवरी 2019 में मोदी जी ने कहा कि नबी नारायण को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करना उनकी सरकार के लिए सम्मान की बात है। पद्म पुरस्कार 2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए भाजपा के अभियान में वह चित्रित किया गया, जिनमें मोदी जी ने तिरुवनंतपुरम में एक रैली में। मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस ने केरल में अपने वैज्ञानिक नबी नारायण के साथ क्या किया। हाल के घटनाक्रम 2021 में केरल सरकार ने नबी नारायण द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले में 1.3 करोड़ रुपए की भुगतान राशि पर सहमति देकर इस मामले को सुलझाया। 14 अप्रैल 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साजिश में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश दिया। शामिल पुलिस अधिकारियों में से कई ने केरल में विभिन्न अदालतों में याचिका दायर की, जिसमें नबी नारायण द्वारा 2004 और 2008 के बीच जांच में शामिल विभिन्न सीबीआई अधिकारियों को भूमि के हस्तांतरण को दर्शाने वाले कई दस्तावेज पेश किए गए। केरल उच्च न्यायालय ने भूमि सौदों की जांच के लिए एक याचिका खारिज कर दी। इसमें कहा गया कि दस्तावेज पर्याप्त सबूत नहीं थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं को बेहतर बिक्री का रिकॉर्ड के साथ नया मामला दर्ज करने की अनुमति दी गई। नारायणन जी द्वारा लिखित पुस्तक ओरमा का लुडे ब्राह्मणा पदम, नबी नारायण ब्रजेश सेन द्वारा एक आत्मकथा त्रिशूर कंटेक्ट बुक्स द्वारा 2017 में रिलीज की गई और 2018 में रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाइस केस बाय नबी नारायणन, अरुण राम ब्लूमसबरी, इंडिया 2018 में प्रकाशित हुई। इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। अक्टूबर 2020 में रॉकेटरी द नबी इफेक्ट नाम से एक जीवनी फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें आर माधवन द्वारा निर्देशित और ब्रजेश सेन द्वारा सह निर्देशित किया गया। फिल्म का टीजर 1 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ और फिल्म 1 जुलाई 2022 को रिलीज हो गई। जनगण मन 2022 पृथ्वीराज द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार अरविंद स्वामीनाथन में एक एरोस्पेस इंजीनियर का उल्लेख है, जो इसरो के लिए काम करता था और जिस पर जासूसी करने और राज्य के रहस्यों को बेचने का आरोप लगाया था, जो बाद में निर्दोष पाया गया। एक उदाहरण के रूप में मीडिया कैसे सार्वजनिक करता है और तथ्यों की परवाह किए बिना कोई भी अवधारणा पेश कर देता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।